अरे तो मुझ पर एहसान जता रही है क्या? तेरा पति तो है ही ननखट्टू, उसे अपनी पत्नी की फिक्र कहाँ? और वैसे भी तू यहाँ रहकर कौन सा पहाड़ तोड़ रही है? नावारिस की तरह यहाँ पड़ी रहने से अच्छा है कि अपने उस टूटे हुए घर चली जा। तेरे जाने से कम घर का राशन तो बचेगा। गांव की सुबह अपनी मध्यम रोशनी के साथ धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। दीनानाथ का पुराना लेकिन बड़ा घर बाहर से शांत दिखाई देता था, पर उसके आंगन में दो अलग अलग दुनिया बसती थीं। एक ही छत के नीचे, पर किस्मतें बिल्कुल जुदा। आंगन के एक हिस्से में सावित्री अपनी लाडली बेटी अंजलि को बड़े प्यार से संवार रही थी। उसके हाथों में ममता थी और आंखों में गर्व। मेरी रानी बेटी, आज तो तू अपने राजमहल जैसे ससुराल जा रही है। तेरा पति आकाश शहर का इतना बड़ा ठेकेदार है, वहाँ तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस मेरा मन घबरा रहा है, तेरे बिना मेरा जी कैसे लगेगा? माँ आप भी ना, मैं कोई परदेस थोड़े ही जा रही हूँ। आकाश जी के पास गाड़ी है, जब मन करेगा ड्राइवर को भेज देंगे। वैसे भी शहर की चकाचौंध को मुझे इस गांव की धूल मिट्टी की याद कम ही आएगी। अंजलि के शब्दों में अपनापन कम और घमंड ज्यादा था। शहर की चमक ने उसके दिल में गांव की सादगी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। उसी आंगन के दूसरे कोने में तन्वी सुबह के सारे बर्तन मांजकर रसोई की सफाई में जुटी थी। उसके हाथ काम में थे और आंखों में चुपचाप दर्द। माँ, क्या मैं भी आज निकल जाऊं? वरुण जी ने संदेश भिजवाया था, उन्हें काम पर जल्दी जाना है, इसलिए वो मुझे लेने नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं बस से सुरक्षित घर पहुंच जाऊं। तन्वी की आवाज सुनते ही सावित्री का चेहरा तमतमा उठा। ममता वहां कभी थी ही नहीं। अरे तो मुझ पर एहसान जता रही है क्या? तेरा पति तो है ही ननखट्टू, उसे अपनी पत्नी की फिक्र कहाँ? और वैसे भी तू यहाँ रहकर कौन सा पहाड़ तोड़ रही है? नावारिस की तरह यहाँ पड़ी रहने से अच्छा है कि अपने उस टूटे हुए घर चली जा। तेरे जाने से कम घर का राशन तो बचेगा। हर शब्द तन्वी के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। वो कुछ बोली नहीं, बस आंसू उसकी बेबसी बयान कर रहे थे। सावित्री, ये कैसी भाषा है? तन्वी भी इसी घर की बेटी है। खबरदार जो आपने एक शब्द भी बोला। आपकी पहली पत्नी की ये निशानी मेरे गले की फांस बनी हुई है। मेरी अंजलि के भाग्य देखो और इस कुलक्षणी को देखो। अंजलि के लिए मैंने अपनी जान लड़ाकर रईस घर ढूंढा और इसे इसकी औकात के हिसाब से एक मामूली मजदूर थमा दिया। एक ही आंगन में पल रही थीं दो बेटियां, पर माँ की नजर में एक थी किस्मत वाली और दूसरी बस एक बोझ। लेकिन समय सबका हिसाब बराबर करता है। दोपहर अब ढलने को थी। सूरज की तपिश कुछ कम हुई थी, पर घर के भीतर भावनाओं की गर्मी बढ़ती जा रही थी। आज विदाई का दिन था, पर हर विदाई में प्यार नहीं होता। अचानक दरवाजे पर एक नई नवेली कार आकर रुकी। वो कार आकाश ने हाल ही में खरीदी थी और उसे अपनी तरक्की की निशानी समझता था। आओ दामाद जी, आओ। आप तो शाम को आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सावित्री का व्यवहार ऐसा था मानो कोई राजकुमार उसके आंगन में उतरा हो। माँ जी, काम तो बहुत था, पर अंजलि की याद आ रही थी। सोचा जल्दी काम निपटाकर उसे ले जाऊं। रास्ते में ससुर जी के लिए कुछ मिठाइयाँ भी लाया हूँ। आकाश की बातें सुनकर सावित्री का सीना गर्व से फूल उठा। उसे अपनी बेटी का भाग्य सबसे ऊंचा लग रहा था। दीदी देखिए, इसे कहते हैं प्यार। मेरे पति काम छोड़कर मुझे लेने आए हैं, और आपके पति, उन्होंने तो आपको रास्ते पर छोड़ दिया। खैर, जिसकी जैसी किस्मत। आप पैदल बस स्टैंड तक जा पाएंगी या मैं आकाश जी से कहूँ कि आपको चौराहे तक छोड़ दें? नहीं अंजलि, धन्यवाद। मेरे पति भले ही मुझे लेने नहीं आए, लेकिन उन्होंने मुझे आत्मनिर्भर बनाया है। मैं खुद चली जाऊंगी, तुम अपनी खुशियों का ख्याल रखो। तन्वी के शब्द सरल थे, पर उनमें आत्मसम्मान की गहराई थी जो किसी को दिखाई नहीं दी। जैसे ही तन्वी घर की दहलीज लांघकर बाहर निकली, उसका दिल भर आया। ये वही घर था जहां उसने बचपन बिताया, पर जहां उसे कभी बेटी का हक नहीं मिला। वो बिना किसी शिकवे के धूल भरी सड़क पर आगे बढ़ती चली गई। उसके कदम भारी थे, पर इरादे मजबूत। अरे तन्वी बेटी, कहाँ जा रही हो इस दोपहरी में? चाचा, ससुराल जा रही हूँ।
क्या आप मुझे शहर वाले मोड़ तक छोड़ देंगे? बिल्कुल बेटी, बैठो। आज सवारी कम है, तुम्हारी बातें सुनकर रास्ता भी कट जाएगा। बेटी, अब तो लोग रिक्शा और गाड़ियों में बैठते हैं। हम जैसे बैलगाड़ी वालों को अब कौन पूछता है। घर में कलह मची रहती है, कमाई नहीं है। मशीनी युग ने सब कुछ बदल दिया। तन्वी ने चाचा की बातें ध्यान से सुनी। उसके मन में एक गहरी सोच उभरी। दुख तो हर तरफ है, बस रूप अलग अलग हैं। कोई सोने की रिक्शा में बैठकर भी खाली होता है और कोई बैलगाड़ी पर बैठकर भी जीवन की सच्चाई समझ लेता है। शाम ढल चुकी थी। आकाश और अंजलि अपनी चमकती कार में घर से जा चुके थे। उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया, ऐसा सन्नाटा जो दीवारों तक को भारी लग रहा था। दीनानाथ अपनी चारपाई पर चुपचाप लेटे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उनकी नजर छत पर थी, पर मन में दिन भर की घटनाएं घूम रही थीं। दूसरी ओर रसोई में सावित्री बिल्कुल निश्चिंत थी। वो बेलन चलाते हुए कुछ गुनगुना रही थी, जैसे आज कुछ हुआ ही न हो। सावित्री, एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि ऊपर वाला हमारे कर्मों का हिसाब लेगा? तन्वी के साथ तुमने जो किया, क्या वो एक माँ को शोभा देता है? दीनानाथ की आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक पिता की असहाय पीड़ा थी। फिर वही बात, मैंने उसे पाला पोसा, उसकी शादी कराई, क्या ये काफी नहीं है? वो तो शुक्र मनाए कि उसे वरुण जैसा सीधा लड़का मिल गया, वरना इस लावारिस को कौन पूछता। वो लावारिस नहीं है सावित्री, वो मेरी बेटी है। और वरुण, तुमने उसे गरीब समझकर उसकी उपेक्षा की, लेकिन तुमने कभी उसके चरित्र को नहीं देखा। वो लड़का हीरा है। ये पहली बार था जब दीनानाथ इतने वर्षों बाद इतनी मजबूती से बोले थे। हीरा? हाँ, जो कोयले की खदान में मजदूरी करता है। आप अपनी ये फालतू की ममता अपने पास रखिए, मुझे नींद आ रही है। सावित्री के जाते ही कमरा फिर से खामोश हो गया, पर इस बार खामोशी और भी भारी थी। अगले कुछ दिनों तक दीनानाथ अशांत रहे। न दिन में चैन था, न रात को नींद। इन दिनों की बेचैनी ने उन्हें एक बड़े फैसले तक पहुंचा दिया था। उन्होंने मन ही मन एक निर्णय ले लिया। अब बहुत हो चुका। अब समय आ गया है कि सच्चाई की परतें हटाई जाएं। जब कोई पिता अपनी ही बेटी के लिए न्याय मांगने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि सच अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। अगले दिन की सुबह बाजार अपनी रोजमर्रा की रौनक में डूबा हुआ था। हर तरफ आवाजें थीं। कोई सौदा कर रहा था, कोई मोल भाव। इसी भीड़ में वरुण और तन्वी घर का राशन लेने आए थे। वरुण के कपड़े पुराने थे, पर साफ सुथरे। उनके चेहरे पर मेहनत की ईमानदारी थी। तन्वी के पास धन नहीं था, पर उसके चेहरे पर संतोष से उपजा एक अलग ही नूर था, जो अमीरी से कहीं ज्यादा कीमती होता है। तभी अचानक भीड़ के बीच एक जाना पहचाना चेहरा सामने आ गया। वो थे अंजलि और आकाश। ओहो दीदी, आप यहाँ भी? और जीजा जी, आप तो कह रहे थे कि बहुत काम है, फिर यहाँ बाजार में मटर गश्ती कर रहे हैं। लगता है आज कहीं मजदूरी नहीं मिली। अंजलि, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हम अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं। और वरुण जी, मुझे यहाँ घुमाने नहीं, घर की जरूरत का सामान दिलाने लाए हैं। तन्वी के शब्दों में न गुस्सा था, न घमंड, बस सच्चाई थी। वरुण भाई, सुना है आजकल शहर में नए कारखाने खुल रहे हैं। कहो तो अपने ठेके में तुम्हें बेलदारी का काम दिला दूं। कम से कम तन्वी दीदी को रोज पैदल तो नहीं चलना पड़ेगा। आकाश भाई, आपकी दया के लिए शुक्रिया, पर मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही सबके पास अपनी मंजिल होगी। मंजिल? आपकी मंजिल तो वही झोपड़ी है। चलिए आकाश जी, यहाँ गरीबों के बीच खड़े रहकर मेरा कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। तन्वी की आंखों में अपमान की ज्वाला धधक उठी, पर वरुण ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया, उसे शांत करने के लिए। उसी समय वरुण की नजर थोड़ी दूर करीम चाचा पर पड़ी, जो अपनी बैलगाड़ी के पास बेबस बैठे थे। क्या हुआ चाचा? बेटी, आज बैल बीमार हो गया, सवारी भी नहीं मिली। घर में बूढ़ी माँ भूखी बैठी है। राशन की दुकान वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया। चाचा, ये रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। हमारे पास थोड़ा कम होगा तो चल जाएगा,
पर आपकी माँ भूखी नहीं रहनी चाहिए। करीम चाचा की आंखों में दुआएं छलक आईं और तन्वी के दिल में अपने पिता के लिए अगाध सम्मान और भी गहरा हो गया। जो हाथ अपमान सहकर भी दूसरों की मदद के लिए उठे, वही हाथ असल में सबसे अमीर होते हैं। एक हफ्ते बाद दीनानाथ ने अचानक घर में एक बड़े भोज का आयोजन किया। बिना कोई कारण बताए उन्होंने दोनों बेटियों और दामादों को सपरिवार बुलावा भेज दिया। ये बुलावा सिर्फ भोजन का नहीं, बल्कि किस्मत के फैसले का था। आज ऐसा क्या खास है जो आपने इतना खर्च कर दिए? आज हिसाब किताब का दिन है सावित्री। दीनानाथ के शब्द साधारण थे, पर उनके पीछे तूफान छिपा था। कुछ ही देर में सब लोग इकट्ठा हो गए। कमरे का माहौल अजीब तनाव से भरा था। बैठने का तरीका ही सब कुछ बयान कर रहा था। कौन खुद को ऊंचा समझता है और कौन चुपचाप सम्मान निभाता है। देखो, आज भी ये लोग फटे हाली आए हैं। दामाद जी, आपने तन्वी को एक नई साड़ी तक नहीं दिलवाई। ये ताना सावित्री के जीवन का सबसे आखिरी ताना था, जिसे वो समझ नहीं पाई। तभी दीनानाथ अपनी जगह से खड़े हुए। उनके साथ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कोई नहीं पहचानता था। गंभीर चेहरा, आत्मविश्वास भरा। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े उद्योगपति के एक बेटा था जिसका नाम वरुण था। उसके पिता का मानना था कि जो इंसान गरीबी की धूल में नहीं तपा, वो सफलता की ऊंचाइयों को संभाल नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को आदेश दिया कि वो 2 साल तक अपनी असली पहचान छुपाकर एक साधारण मजदूर की तरह जिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सावित्री की धड़कनें तेज हो गई। उसके भीतर किसी अनहोनी का डर जाग उठा। वरुण वही लड़का है। ये सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस है और जो सज्जन मेरे बगल में खड़े हैं, वे वरुण के पिता के मुख्य सचिव हैं। अंजलि के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया और सावित्री, वो तो मानो पत्थर की मूरत बन गई। सर, आपकी 2 साल की वनवास की अवधि आज पूरी होती है। आपके पिता ने आपको वापस बुलाया है। शहर के सबसे बड़े बंगले की चाबियां और आपकी गाड़ियों का काफिला बाहर खड़ा है। तन्वी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू थे, घमंड के नहीं, सत्य की जीत के। जो इंसान गरीबी में भी इंसानियत नहीं छोड़ता, वही असल में सबसे बड़ा उत्तराधिकारी होता है। जिस वरुण को अब तक लोग एक साधारण मजदूर समझते थे, आज वही गरिमा और आत्मविश्वास की मूर्ति रूप बनकर सबके सामने खड़ा था। पिताजी, आपने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तन्वी को इस सच्चाई का जरा भी पता नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो मुझे एक मजदूर के रूप में स्वीकार करे। उसने मुझे उस वक्त प्यार किया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये शब्द सिर्फ सच नहीं थे, बल्कि तन्वी के त्याग और प्रेम का सबूत थे। माँ जी, आपने मुझे हमेशा लावारिस और भिखारी कहा। अंजलि, तुमने अपनी बहन का हर कदम पर अपमान किया। आज मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आप दोनों की नजर में जो इंसानियत की कमी है, उसे कोई भी दौलत कभी नहीं भर सकती। जिस स्त्री का अहंकार सालों तक पत्थर की तरह कठोर रहा, वो आज पश्चाताप में चूर चूर हो चुका था। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं धन के लालच में अंधी हो गई थी। मैंने हीरा छोड़कर कांच के टुकड़े को गले लगा लिया। दीदी, मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दो। मुझे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था, पर आज समझ आया कि असली अमीरी दिल की होती है। तन्वी के आंसू कमजोरी के नहीं थे, वे जमा की शक्ति के प्रतीक थे। माँ, जो हुआ उसे भूल जाइए। परिवार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। वरुण ने करीम चाचा के लिए एक नया ऑटो रिक्शा खरीदा और गांव में एक ऐसा अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होने लगा। सावित्री और अंजलि का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। अब वे तन्वी का इंतजार करती थीं, इसलिए नहीं कि वो अमीर थी, बल्कि इसलिए वही उस घर की सबसे बड़ी शक्ति थी। दीनानाथ ने चारपाई पर लेटे लेटे ठंडी सांस ली। आज उन्हें अपनी पहली पत्नी की आत्मा से नजरें मिलाने का साहस मिल गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी चमक धमक सिर्फ एक भ्रम है। जो व्यक्ति कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है, वही आपका सच्चा संबंधी है।